Hello बच्चों, welcome to Phoenix Edu YouTube channel. Today we are going to discuss TDS 3 from the module of chapter number 1, some basic concepts of chemistry. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने TDS 1 2 3 को डिस्कस कर चुके हैं. Today we are going to start with TDS 4. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. The first question is, in Haber's process, the volume at STP of ammonia relative to the total volume of reactants at STP is dash. तो बच्चों आपको पता है कि जो हेबर्स प्रोसेस है इसके अंदर एमोनिया की प्रोडक्शन हम लोग करते हैं. दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ हेबर्स प्रोसेस. चलिए यहाँ पे सवाल है द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ एमोनिया. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एसटीपी पर आपको पता है 2 मोल एमोनिया जो है उसका वॉल्यूम होगा 2 × 22.4 लीटर रिलेटिव टू टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एट एसटीपी. तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 + 3 मतलब कुल मिला के देर आर 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. तो इसका अगर वॉल्यूम की हम लोग बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी 4 × 22.4 लीटर. तो स्टूडेंट्स ये जो रेशियो है ये हमको मिलेगा 1/2 दैट इज 1/2. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सीधा मोल रेशियो लेके भी आप ये रेशियो ढूंढ सकते हैं. इंटू 22.4 करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बेसिक तरीके से हमने किया है. चलिए लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ TDS 4 इज 6 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 32 ग्राम ऑफ सल्फर टू फॉर्म CS2. कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्मेशन के बारे में बात है. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो कार्बन और सल्फर के बीच की रिएक्शन की बातें चल रही है. CS2 फॉर्मेशन. तो कार्बन का जो मास है दैट इज 12 और S का मास होता है 32. 32 × 2 इज 64. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो ये एक रेशियो है. दूसरा आगे हमको ये बोल रहे हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑल्सो कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अभी ऑक्सीजन के साथ के रिएक्शन की बात है. CO2 फॉर्मेशन हो रहा है. 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है. तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए जरा, यहाँ पे कार्बन का जो फिक्स्ड मास है 12 ग्राम, उसके साथ कंबाइन होने वाला सल्फर और ऑक्सीजन. आगे ऐसा बोल रहे हैं कि 10 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइंस विद 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. मतलब जब ये SO2 फॉर्म होगा तो 10:10 के रेशियो में, मतलब कि 1:1 के मास रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है. ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब 2 रिएक्टेंट्स A एंड B रिएक्ट विथ फिक्स्ड मास ऑफ द रिएक्टेंट C, तब जब A और B एक दूसरे के साथ जो रेशियो में कंबाइन होंगे तो दैट एक्चुअली कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. तो स्टूडेंट्स फिक्स मास ऑफ C अगर लिया जाए तो A और B भी एक दूसरे के साथ वही रेशियो में या फिर उसके कोई मल्टीपल के फॉर्म में कंबाइन होते हैं. तो स्टूडेंट्स इट इज नोन एज द लॉ ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन या फिर इसको बोल सकते हैं द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. चलिए तो इसके ऊपर से आप देख लीजिए विद द फिक्स मास ऑफ कार्बन 12, जो सल्फर और ऑक्सीजन का मास कंबाइन हो रहा है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 64:32. स्टूडेंट्स ये रेशियो को मैं लिख सकता हूँ 2:1. अब 2:1 जो है स्टूडेंट्स ये एक्चुअली इसका 2 मल्टीपल है. तो सेम रेशियो हो सकता है या तो फिर उसका कोई मल्टीपल हो सकता है. तो ये हिसाब से ये चल सकता है. तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा थर्ड वन, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन विच वॉज गिवन बाय रिचर. तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. इसको हम लोग लॉ ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं बच्चों. ऑलराइट, चलिए तो ये हिसाब से यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स जब 3 एलिमेंट की बात हो और तीनों 3 का एक दूसरे के साथ का रिलेशन हो, जैसे AB, AC और BC, तो समझ लीजिए कि वो इनवर्स प्रपोर्शन के लॉ की बात चल रही है. दैट मीन्स रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसा बोलता है कि इन अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन जो है 56 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, तो ये लाइकली नहीं लग रहा है. थर्ड वन में एक्चुअली कार्बन को वैक्यूम के अंदर केवल हीट करने की बात है. इसका फिजिकल स्टेट जो है वो कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो दैट मीन्स ये भी कोई फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज में हम नहीं गिनेंगे. अच्छा, फोर्थ वन जो है उसमें भी 36 + 16 ये वाला 48 वाला रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है. तो इट सीम्स कि सेकंड वन आंसर होगा. फिर भी उसको कंफर्म कर लेते हैं हम लोग.
तो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है 1.7 ग्राम ऑफ AgNO3। स्टूडेंट्स AgNO3 का जो रिएक्शन है वो जब हो जाएगा HCl के साथ तो इट गिव्स यू AgCl एंड HNO3। तो यहाँ पे हमको AgNO3 का मास दे रखा है बच्चों, दैट इज 1.70 ग्राम, और ये अपने पास HCl जो है दैट इज गिवन टू यू 100 ml 0.1 मोलर। स्टूडेंट्स ये मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से वी कैन गेट द मोल्स। यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में नहीं पर मिली लीटर में है, दैट मीन्स 0.1 इंटू 100 करने से हमको मिलेगा 10 मिली मोल। ऑलराइट, तो ये हमको HCl का मिली मोल मिल रहा है 10 मिली मोल्स। ठीक है, इसके ऊपर से हम उसका मास भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मास जो होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अभी HCl का मोलर मास आप सभी को पता है दैट इज गोइंग टू बी 35.5 प्लस 1 36.1, तो ये 36.5 आई मीन, और ये 10 मिली मोल्स है बच्चों, तो दैट इज 10 इंटू 10⁻³ मोल, ये हो गया 0.01 मोल। चलिए तो इसको 1/100 है, 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0.365 हो जाएगा। ठीक है, चलिए AgCl का हमको यहाँ पे दिया हुआ है 1.435 ग्राम ऑफ AgCl, 1.435 ग्राम ऑफ AgCl, और HNO3 जो है दैट इज 0.63 ग्राम ऑफ HNO3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास करके चेक कर सकते हैं वेदर इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट। चलिए तो 1.70 AgNO3 का मास है और HCl का मास हमने ढूंढा, इट इज 0.365। चलिए ऐड कर देते हैं इसको, तो दिस इज गोइंग टू बी 2.065 ग्राम, और ये भी है 1.435 प्लस 0.63, तो ये हो जाएगा 2.065 ग्राम। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दोनों साइड जो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास जो आ रहा है दैट इज सेम, मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज बीइंग फॉलोड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक द फोर्थ वन। One part of an element A combined with 2 parts of another element B, and 6 parts of element C combines with 4 parts of B. If A and C also combine together in the ratio of their weights, it will be governed by dash. Students, यहाँ पे वापस A, B, BC और AC की बात आ रही है, that means it is going to be the law of reciprocal proportion. इसको law of inverse proportion भी बोल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, TDS 4 fifth question. The percentage of copper and oxygen in samples of CuO, cupric oxide, obtained by different methods. अलग अलग मेथड से अगर हम लोग CuO ऑब्टेन करते हैं were found to be same. ठीक है, तो उसमें कॉपर और ऑक्सीजन के परसेंटेज सेम है, डिफरेंट मेथड की बात है। तो स्टूडेंट्स दिस इज एक्चुअली द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ऐसा बोलते थे कि व्हेन यू आर गिवन एनी केमिकल सब्सटेंस इट कंटेन्स इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। तो कोई भी सोर्स से हम लोग उसको ऑब्टेन करें कोई केमिकल सब्सटेंस को, तो उसके अंदर के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उसका एक फिक्स्ड डेफिनिट प्रोपोर्शन रहेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये लोग यही बात कर रहे हैं कि कॉपर और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, और डिफरेंट मेथड एक्चुअली इंडिकेट्स द डिफरेंट सोर्स। तो इसका मतलब है दिस इज नथिंग बट इट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको द लॉ ऑफ डेफिनिट कॉम्पोजिशन या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, 2 एलिमेंट्स X and Y combine in gaseous state in the ratio 1:35.5 by mass. The mass of Y will be dash required to react with 2 ग्राम of X. अच्छा, इसको अगर 2 करेंगे तो इसका मतलब है 1 का डबल किया तो 35.5 का डबल करेंगे तो कितना होगा बच्चों? इट वुड बी 71 ग्राम। ठीक है, तो 2 ग्राम X के साथ जो मास ऑफ Y रिएक्ट होगा स्टूडेंट्स दैट वुड बी 71 ग्राम। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th question, 4.4 gram of an oxide of nitrogen gives 2.24 liter of nitrogen, and 60 gram of another oxide of nitrogen gives 22.4 liter of nitrogen at STP. The data illustrates dash. Students, यहाँ पे 2 एलिमेंट की बात है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इट इज गिविंग राइज टू 2 डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जब 2 एलिमेंट्स मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हो तो उसका मतलब है दिस इज एक्चुअली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, तो ये विच वॉज डिफाइंड बाय जॉन डाल्टन। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात है स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, तो दो एलिमेंट्स है और एक से ज़्यादा कंपाउंड बन रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विच इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स अभी मैंने बात की रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाली पिक्चर में 3 हीरो होने चाहिए, ए बी और सी, ठीक है। जब ऐसी कोई केस दिखे तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में गिन सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके अलग अलग ऑक्साइड बना रहे हैं, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात किया, जब दो एलिमेंट मिलके अलग अलग प्रोपोर्शन में दे फॉर्म डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो दैट इज अ केस ऑफ विच लॉ? इट इज द केस ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये नहीं होगा। यहाँ पे तो पिक्चर में 4 हीरो आ गए हैं, देखो, तो 4 एक्टर हैं, तो ये भी मतलब में रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में नहीं काम करेगा। सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। अच्छा, ये कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन वाला जो एग्जाम्पल है, कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल, जैसे कार्बन और सल्फर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं एंड इट इज़ फॉर्मिंग कार्बन डाइसल्फाइड, उसी तरह से सल्फर और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं एंड इट इज़ फॉर्मिंग सल्फर डाइऑक्साइड, उसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर CO2 बनाते हैं। तो डेफिनेटली दिस सीम्स टू बी द केस ऑफ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वाला भी एक बार ज़रा देख लीजिए। फोर्थ ऑप्शन में भी फॉस्फरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बातें चल रही है। जैसे PH3 जो है, फॉस्फीन गैस एक्चुअली शोज द रिलेशन बिटवीन फॉस्फरस एंड हाइड्रोजन। P2O3, अभी ये फॉस्फरस ट्राइऑक्साइड जो है P2O3, तो ये फॉस्फरस ऑक्सीजन के बीच का रिलेशन दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे तीसरा भी जो एग्जाम्पल है दैट इज P2O5, दैट अगेन पॉइंट्स टूवर्ड्स द रिलेशन बिटवीन फॉस्फरस एंड ऑक्सीजन ओनली। फॉस्फरस पेंटॉक्साइड भी अभी इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है दैट हियर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये वाला जो फोर्थ केस है दैट ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3, दैट इज CS2, CO2 एंड SO2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, अ ट्रांजिशन मेटल M फॉर्म्स अ वॉलेटाइल क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पे M के कोई वॉलेटाइल क्लोराइड की बात है। मान लीजिए कि उसके ऊपर X+ चार्ज है, तो अगर इसको मैं इंटरचेंज करूँ इसकी वैलेंसीज को, तो ये क्लोराइड का फॉर्मूला टेम्पररी मुझे मिल रहा है MClX। ठीक है। अच्छा, इसकी वेपर डेंसिटी है हमारे पास 94.8। बच्चों, आप जानते हैं कि इफ़ यू हैव वेपर डेंसिटी, इसके ऊपर से इजीली आप मोलर मास भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास इज नथिंग बट इट इज वेपर डेंसिटी इंटू 2। सो वेपर डेंसिटी इज 94.8 इंटू 2। चलिए, तो 8 2 16, 4 2 8 प्लस 1 9 और 9 2 18। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 190 ग्राम, लगभग 190 ग्राम मोलर मास है अपना मेटल क्लोराइड का। तो उसको ज़रा ध्यान में रखते हैं। अच्छा, इसके अंदर 75% के जितना क्लोरीन है। स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज नथिंग बट नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इनटू क्लोरीन का मोलर मास। क्लोरीन का मोलर मास बच्चों आपको पता है इट इज़ 35.5 डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 190 पड़ा हुआ है इंटू 100। ठीक है, और ये परसेंटेज भी है हमारे पास दैट इज 74.75, अप्रॉक्सीमेटली 75 समझ सकते हैं। तो 75 इंटू 190, इसको ऊपर ले रहा हूँ और ये दोनों टर्म्स को नीचे, 35.5 और 100 को नीचे ले लेते हैं। तो आउट ऑफ दिस यू विल गेट X। ठीक है, 100 इंटू 2 कर देते हैं, इसको 35 इंटू 2 कर देते हैं, तो 2 2 4 हो गया। तो स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली अपना जो आंसर है 4 है। तो ये फॉर्मूला जो है अपना मेटल क्लोराइड का हो जाएगा MCl4। ऑलराइट बच्चों, तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 10 हैपन्स टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ TDS4 बच्चों। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम ओजोन, 28 ग्राम CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 16 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो मास ऑफ द स्पेसिमेंस आर गिवन। 3 सब्सटेंसेज है हमारे पास। सवाल ये पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ऑक्सीजन एटम का नंबर का रेशियो चाहिए हमको। चलिए, तो इसके अंदर से पहले तो मोल फाइंड कर लीजिए। इस 16 डिवाइड बाय 48, 28 डिवाइड बाय 28, 16 2 32 स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1
और ये हो जाएगा हाफ। तो स्टूडेंट्स ये तीनों तीन के मोल मिल चुके हैं हमको। इसके ऊपर से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर हमको ढूंढना है तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे अगर करना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मैं पहला स्टेप ले चुका हूँ। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं आपको। अभी ऑक्सीजन एटम्स के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ओजोन के अंदर देर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इंटू 3 कर देते हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है उसके अंदर एक ही ऑक्सीजन का एटम है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अंदर देर आर 2 एटम्स। चलिए ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये ऑक्सीजन एटम का नंबर मिल रहा है, एवोगैड्रो नंबर इज़ टू एवोगैड्रो नंबर इज़ टू एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब है बच्चों 1:1:1। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा हमारा 1:1:1। ऑलराइट बच्चों, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देख लीजिए ज़रा। ओके, तो होपफुली TDS 4 आपका क्लियर हो गया होगा और आप यहाँ पे आए, हमसे पढ़े, इसके लिए हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।